चलिए, इसका बनाए थे। चलिए, आप ये पैटर्न आपको क्या दिख रहा है? एक से लेकर लगातार 21 तक सभी विषम संख्याओं का योग, और एक से लेकर लगातार अगर विषम संख्या का योग पूछे तो योग बराबर होता है आपका एन स्क्वायर। योग बराबर क्या होता है? एन स्क्वायर। आप बताइए, एक से लेकर 21 तक में कितना सम और कितना विषम? हाँ, तो एक से लेकर अगर 21 तक आपसे हम पूछें तो इसमें सम की संख्या कितनी है? 10 है। और विषम की संख्या कितनी है? 11। यानी कि आपका n का वैल्यू कितना? 11। तो 11 का स्क्वायर ही तो इसका योग होगा, यानी कि 121 आपका सही आंसर है ना? चलिए नेक्स्ट, इसको आरोही क्रम में सजाना, सजाए हैं आप लोग। ए नंबर, सी नंबर, चलिए देख लेते हैं। आप बताइए कि आपको पहले बड़ा तब छोटा तब छोटा बड़ा, उस तरह से सबसे बड़ा लास्ट में होगा, यानी कि छोटा से स्टार्ट करेंगे और बड़ा तक तरफ चलेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अंश जो है हर से छोटा, अंश जो है हर से छोटा, अंश हर से छोटा, अंश हर से छोटा, अंश हर से छोटा, यानी कि सारा प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? तो यहां पर आप क्या कीजिए कि पहले दोनों के बीच का अंतर देखिए, अंतर को बराबर करने का कोशिश कीजिए। ये अंतर कितने का? 2 का। 7 और 4 के बीच के अंतर कितने का? 3 का। और 5 और 2 के बीच के अंतर कितने का? 3 का। 6 5 के बीच का अंतर कितने का? 1 का। और 5 3 के बीच का अंतर कितने का? 2 का है। तो सभी अंतर को आप पहले बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा कि 2 3 3 1 2, यानी कि जितना भी डिफरेंस है 2 3 3 1 और 2, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आएगा। तो आप जो है सबको 6 बनाने का कोशिश कीजिए, है ना? तो 2 को 6 बनाइएगा तो कितना से गुना? 3 से। तो जितना से गुना करना पड़ेगा अंश में उतना से ही गुना कर दीजिए। तो 3 गुना 1 कितना हो गया? 3 हो गया। आप बताइए कि यहां 3 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना? 2 से गुना। तो आप अंश में ही 2 से गुना कर दीजिए। तो 4 गुना 2 कितना? 8 हो गया। आप बताइए 3 को 6 बनाने के लिए फिर से 2 से गुना, तो इसके अंश में ही 2 से गुना कर दीजिए, 4। अब बताइए 1 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना? 6 से गुना। तो इसके अंश में ही 6 से गुना कर दीजिए, तो 30 हो गया। और ये 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना? 3 से गुना। तो 3 से गुना कीजिएगा तो ऊपर में 9 आया। अब जिसके ऊपर में जो जितना बड़ा है वही बड़ा भिन्न, जो छोटा है वही सबसे छोटा भिन्न। आरोही क्रम में लिखना है तो छोटा सबसे पहले लेंगे। सबसे छोटा किस में दिख रहा है? 3 में दिख रहा है, यानी कि 1/3 हो गया पहले, है ना? उसके बाद कौन सा दिख रहा है? 4। 4 का मतलब 2/5, 2/5। तो देखिए 3 4 हो गया। 4 के बाद कौन छोटा है? 8। 8 का मतलब 4/7, है ना? उसके बाद कौन सा छोटा है? 9, यानी कि 3/5। और सबसे बड़ा कौन सा है? 5/6। तो कौन सा ऑप्शन दिखा आपको? ऑप्शन नंबर ए आपका सही। तो अंतर को बराबर कर लीजिए। आरोही आपका क्या हुआ? आरोही का मतलब हुआ बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा की ओर, यानी कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ये समझिए। छोटा से बड़ा, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर जा रहे हैं, तो यानी कि छोटा से बड़ा। अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा। इसमें क्या कंफ्यूजन होना? अच्छा कोई बात नहीं, अब नहीं दिक्कत होगा। बड़ा से
छोटा हो गया अवरोही। अवरोही बोलेगा तो ये सीधे पहले बड़ा, तब छोटा, तब छोटा, तब छोटा, सबसे छोटा, है ना, ये अवरोही हो गया आपका। हम्म। चलिए नेक्स्ट। अब बताइए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, कि जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल जो है शून्य बचता है, यानी कि पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचना चाहिए, और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचना चाहिए। तो 5 से तो पूरी तरह सारा ऑप्शन आपका विभाजित है, तो यहां से ऑप्शन से ही बनेगा, लेकिन 5 से सिर्फ विभाजित देखिएगा तो सारा ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही है, तो यहां पर आप 5 से विभाजित से आप ऑप्शन नहीं चुन सकते हैं। आप ऑप्शन चुनिए 4 से विभाजित होने पर कितना शेषफल बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। 4 से विभाजित होने का क्या नियम है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित कीजिएगा तो 4 छाके 24, तो यहां से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। आप यहां पर भी दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, यहां पर आप दीजिएगा तो 2 शेषफल, यहां पर दीजिएगा तो 2 शेषफल, तो 1 शेषफल सिर्फ और सिर्फ इसी में आया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बाय ऑप्शन हो गया। तो ऐसे सवाल को आप लोग बाय ऑप्शन ही करेंगे, है ना। तो विभाजिता का नियम आपको ध्यान में होना चाहिए। 6 और 7 से विभाजित करने का फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया, उस पर चेक करने की जरूरत नहीं है। 51 वर्ष। अब ध्यान से देखिएगा, एक कक्षा में टोटल 35 विद्यार्थी है जिसका औसत आयु जो है 15 वर्ष है। टोटल 35 विद्यार्थी है, 35 विद्यार्थी का 15 वर्ष औसत आयु। अब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी कि 35 विद्यार्थी प्लस 1 शिक्षक, और शामिल होने के बाद औसत आयु 1 से बढ़ गया। तो आप बताइए ना कि 1 से बढ़ गया, किसी व्यक्ति के आने के बाद अगर औसत बढ़ रहा है तो जरूर वह आने वाला व्यक्ति जो होगा वह पुराने औसत आयु से ज्यादा होगा उसका आयु। तो पुराना औसत आयु है 15, अब ज्यादा होगा तो प्लस, तो कितना ज्यादा है यह देख लीजिए। तो औसत आयु 1 से बढ़ा, और टोटल कितना में, 35 प्लस 1 36 में, तो 1 गुना 36, है ना। तो 36 और 15 कितना हो गया, 51 साल के शिक्षक हैं आपके, है ना। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, आने वाला व्यक्ति के कारण अगर औसत बढ़ रहा है तो जरूर वह पुराने औसत से बड़ा होगा। अगर आने वाले के कारण औसत घट रहा है तो समझ जाइए कि पुराने औसत से वह कम होगा, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। कितना है, 34। कैसे बनाए, देखिएगा, एक सिंपल तरीके से बनाए तो उसमें भी थोड़ा सा ठीक है। एक क्रिकेटर का 10 मैच का औसत जो है 40 रन है, टोटल वह 10 मैच खेला जिसमें 40 रन है। अगर पहले 6 मैच का औसत जो है वह 44 है, पहला 6 मैच है उसका औसत जो है 44 है। अंतिम 4 मैच का औसत आपको पता नहीं है, लेकिन दोनों औसत मिलाकर जो है वह कितना है, 4 है। तो यहां से अगर आप एलिगेशन लगा दीजिएगा तो किस चीज का रेशियो आएगा, पारी के संख्या का रेशियो आएगा। इधर कितना पारी था, 6 मैच का पारी था, 6 इनिंग था, और इधर कितना था, 4 इनिंग था, है ना। तो यानी कि रेशियो जो आएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2 और 3 के रेशियो में ही आएगा, ये आएगा कि नहीं।
अब घटाने पर देखिए तो यह कितना आ रहा है, 44 में से 40 घटा तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये इधर से कितना गुना दिखा आपको, 2 गुना। तो इधर से भी 2 गुना ले लीजिए ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो क्या चीज यहां से बड़ा है ये, तो यहां से छोटा होगा। यहां पर 40 में से क्या घटाएं कि 6 बचेगा, 34 घटा दीजिए तो 6 बच जाएगा। तो इसमें कहीं कोई गुना भाग करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऐसे सवाल को एलिगेशन से बनाइएगा तो कम समय में आपका बन जाएगा, है ना। तो अप्रोच को भी अगर सवाल बन रहा है, अगर दूसरा अप्रोच है तो बेस्ट अप्रोच को चुनने का आप लोग कोशिश कीजिए, है ना। उससे होगा क्या कि समय का बचत होगा, और एग्जामिनेशन हॉल में समय काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, कितना आया, 5750। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% घर के किराया पर खर्च करता है। जितना भी कमाता है 20% किस पे खर्च कर दिया, किराया पर खर्च कर दिया। और उसके बाद देखिएगा किराया पर खर्च का प्रतिशत दिया हुआ है। अब बाकी जो आपका अलग अलग खर्च है परिवहन पर, वो रुपया में दिया हुआ है। 600 रुपया पर परिवहन पर, किराना का सामान 3500 का लाते हैं, और जो है 500 रुपया वह बच जाता है। तो कोई भी आय जो होता है वह 100% होता है कि नहीं। अगर 20% आप खर्च कर दिए रेंट पर, तो बाकी आपके पास 80% बचा। तो 80% में आप 600 रुपया, 3500 रुपया और 500 रुपया है इसका टोटल वैल्यू। यानी कि 80% का टोटल वैल्यू कितना है, 6 5 11 35 11 4600। तो आपसे क्या पूछा है, मासिक वेतन पूछा है, इसलिए 100% का वैल्यू पूछा है। तो 100% निकाल लीजिए, 4600 बटे में 80 अगुना 100, 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, है ना। तो ये हो गया आपका 25 25, 5 दूना 7, 5 एकम 5, 5750। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये इस तरह से बनाइए। क्या ठीक है, अरे नहीं ऐसा वो लगता है, लेकिन बनाने बैठिएगा तो बनने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसके लिए आप एकदम निगेटिव थॉट मत रखिए, सीखिएगा इन लोग क्यों देते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। और जब तब तक दीजिए जब तक नौकरी ना हो जाए, टेस्ट तब तक मारते रहना है आपको, कितना भी बनते रहे। ये मत सोचिएगा कि सारा बन रहा है, सारा बन रहा है। मेरा ये इंटेंशन रहता है कि कम से कम आपको यहां पर 5 से 7 सवाल हर रोज नया दिखने को मिले, या नया अप्रोच कुछ सीखने को मिले। अगर आप किसी लेंदी प्रोसेस से बना रहे हैं, यहां आपको इजी मेथड थोड़ा मिल गया, तो यही सब चीज ना इंप्रूवमेंट होता है ना। घर पर बहुत कोशिश कीजिएगा तो 25 का 2500 बनेगा, पूरा टाइम दे के बनाइएगा ना तो 25 का 2500 बनेगा, तो वो बहादुरी नहीं है ना। तो इसलिए मॉक टेस्ट जब आप पूरा तरह से खत्म कर लिए हैं, तो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो एकदम लगातार लगाते रहना। देखिएगा किसी परीक्षा में 28% छात्र जो है हिंदी में अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि फेल हुआ। 32% जो है अंग्रेजी में फेल हो गया, और 20% छात्र जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गया। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप क्या कीजिए कि यहां सब कुछ किसका दिया हुआ है, फेल का दिया हुआ है, तो फेल का वेन डायग्राम बना लीजिए। तो फेल का जैसे ही वेन डायग्राम बनाइएगा तो पहले जो होता है दोनों में मौजूद वही आप कंसीडर करते हैं। तो 20% छात्र जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ, तो 20% यहां रख लीजिए। ये आपका मान लीजिए हिंदी है और ये आपका इंग्लिश है। हिंदी में टोटल कितना है, 28%। 28 में 20 आप कंसीडर कर चुके हैं, तो कितना आया, 8 बचा। अब इंग्लिश में कितना है, 32। 32 में 20 आप कंसीडर कर चुके हैं,
तो ये कितना बचा 12। तो ये आपका फेल स्टूडेंट का वेन डायग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ 28 12 40% स्टूडेंट जो है किसी ना किसी तरीके से फेल का तमका उस पे लगा हुआ है, या तो दोनों सब्जेक्ट में फेल है या किसी एक सब्जेक्ट में फेल है। यहां से इसका मतलब हुआ कि 8% स्टूडेंट केवल हिंदी में फेल है, वह इंग्लिश में पास होगा। 12% स्टूडेंट जो है आपका इंग्लिश में फेल है, केवल इंग्लिश में, वो जरूर हिंदी में पास रहा होगा। और ये 20% जो है दोनों में फेल है, यानी कि 40% स्टूडेंट किसी ना किसी रूप से फेल है। तो बाकी जो 60% बचा वह किसी भी तरीके से फेल नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों विषय में वह उत्तीर्ण है। तो 60% दोनों विषय में उत्तीर्ण हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। कितना आया 16,200 16,800। चलिए देख लेते हैं। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मतदान किया। टोटल जितना भी मतदाता सूची में आपका लिस्ट में नाम है उसमें से 75% मतदान किया, और उस 75% में से 2% जो है इनवैलिड हो गया, है ना। एक उम्मीदवार को 9261 यानी कि 9261 मत प्राप्त हुआ, जो कुल वैध मत का 75% के बराबर है। यानी कि विजेता एक उम्मीदवार जो 9261 मत प्राप्त लिया, वैध मत का 75% लाया। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि शुरुआत में मतदाता सूची में कितना शामिल है, 100% का वैल्यू पूछा है। तो जबकि प्रत्येक मतदाता केवल एक मत डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, मान लिए कि मतदाता सूची में एक्स उम्मीदवार है, एक्स उम्मीदवार में से टोटल वोटिंग कितना हुआ 75%। तो एक्स का 75% आपका वोटिंग हो गया, है ना, इतना ही वोटिंग हुआ। अब इस वोटिंग में से 2% मत जो है अवैध है, इनवैलिड है। तो वैलिड कितना हो गया 98% हुआ। 2% इनवैलिड है तो 98% वैलिड वोट। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपका वैध मत हो गया, वैलिड वोट हो गया। इस वैध मत का 75% एक उम्मीदवार लाता है, तो 75% दिलवा दीजिए उसको। आज इस वैध मत का 75% कितने के बराबर, 9261 के बराबर, है ना। यहां से अब क्या कीजिए, आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो काटकुट तो करना पड़ेगा, काटकुट किए, है ना। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 9 2 11, 6 17, 1 18, 3 तिहाई 9, 9 से कट जाना चाहिए, 9 एकम 9, 0, 9 दूना 18, 9 नमा 81, है ना। और अब तो ऊपर में क्या बचा 98, 98 1 4, 49 से कट जाएगा क्या, 49 दूना 98, 49 दूना 98, 4 49 एकम 49, ये 2 है, ऊपर में 2 से कट गया, ये 50 वर्ग, है ना। 50 चौके 200, 200 गुने 4 800, 800 गुने 21, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 जीरो भी उठा दीजिए, 16,800। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है ना। चलिए नेक्स्ट। इसका कोई बना है,
दुकानदार जो है 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है। यानी कि वह दुकानदार से 1 केजी खरीदने जाइए तो 50 ग्राम कम दे दिया, 950 ग्राम दे दिया। ठीक है, वस्तु को अंकित मूल्य पर ही वह दुकानदार बेचता है, मार्क प्राइस का मार्क प्राइस ही लेता है वह, जो विक्रय मूल्य से 15% अधिक है ना, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आप पहले बताइए कि 1 किलोग्राम खरीदने जाइएगा तो 1000 ग्राम का मतलब 1000 ग्राम है, 1 किलो का मतलब मान लीजिए कि 1000 रुपया जो है 1000 ग्राम का दाम है, यानी कि 1 केजी का दाम 1000 है। इससे क्या होगा कि आपका डाटा आसान हो जाएगा। 1000 ग्राम का दाम कितना है? 1000 रुपया उसका क्रय मूल्य है। वह 1000 ग्राम के जगह पर 950 ग्राम ही बेचता है, यानी कि 950 रुपया का ही सामान देता है। उसका लागत मूल्य कितना हो गया? 950। वह अंकित मूल्य 1000 रुपया पर 15% अधिक अंकित करता है, तो इसका 15% अधिक ले लीजिए तो यहां से एमपी हो गया। एमपी कितना हो गया? 150 रुपया आपका है ना, तो 1150 रुपया। इसी मूल्य पर यह बेचता भी है, यह आपका एसपी भी है। और एक्चुअल में वह सामान कितने का देता है? 950 का। 950 का चीज 1150 में दिए तो प्रॉफिट कितने का? 200 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्रतिशत नहीं निकाल लीजिएगा, लाभ गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है आपका 950। 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 19 पचे 95, 400 बटे में 19 आपका हो गया 19 दूना 38, 2 19 एकम 19, 21.1/19% है ना। तो इस तरह का बेईमान दुकानदार वाला इस तरह से अप्रोच लगाइएगा ना, कभी गलती नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट किया जाए। इसका कोई बना है 20%। चलिए ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति ने क्रमशः 2 रुपया में 3 सेब, यानी कि यहां पर अगर आपका मूल्य दिया हुआ है और यहां पर आपका फल की संख्या दी हुई है, फल की संख्या, मूल्य का मतलब हुआ या तो क्रय मूल्य या तो विक्रय मूल्य। कहता है कि 2 रुपया में 3 सेब और 1 रुपया प्रति सेब की दर से सेब के 2 किस्म खरीदी गई और प्रत्येक किस्म के सेब समान संख्या में। 2 किस्म का सेब खरीदा गया बराबर बराबर संख्या में। पहला किस्म का सेब है कि 2 रुपया में 3 सेब खरीदते हैं, यानी कि खरीदने का बात आया तो सीपी आपका पहला जो है 2 रुपया में 3 सेब खरीदे। दूसरे प्रकार का जो फल है 1 रुपया में 1 सेब खरीद रहे हैं। यहीं पर आपको रुक जाना चाहिए। कहा है कि बोला गया है कि फल की संख्या बराबर है, तो यहां पर 3 फल है, यहां पर 1 फल है, दोनों फल को बराबर कीजिए तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो इसमें भी 3 से गुना हो गया। तो यानी कि आपका टोटल सीपी जो हो गया 5 और टोटल फल की संख्या कितनी? 6। अब जो बोलता है बेचने का बात किया, फिर सभी सेबों को 1 रुपया प्रति सेब की दर से बेच दिया, यानी कि मूल्य जो है 1 रुपया में 1 सेब बेचा। हम तो 6 सेब टोटल खरीदे थे तो 6 सेब ना बेचेंगे, तो फल की संख्या को फिर बराबर कीजिए, जिसको 6 कीजिए तो इसमें भी 6 से, यानी कि 5 का चीज 6 में बेच रहे हैं आप, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1 का हो गया।
तो प्रॉफिट प्रतिशत बता दीजिए। 1/5 अगुना 100, यानी कि 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। क्या ठीक है? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट। एक धनराशि को 4 सदस्य ए बी सी डी के बीच 4 7 9 3 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी को डी से 720 रुपया अधिक मिला तो डी का हिस्सा। ये तो बच्चा वाला सवाल है। ए बी सी और डी, यह आपका 4 7 9 3 के रेशियो में है। सवाल में दिया हुआ है क्या कि सी को डी से 720 रुपया अधिक मिला, तो अनुपात में सी को डी से 6 रुपया अधिक मिल रहा है, तो 6 यूनिट कितने के बराबर? ये इसका कितना गुना? तो आपसे क्या पूछा है? डी का हिस्सा 3 यूनिट पूछा है, तो 120 गुना कर दीजिए, है ना, 360 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। तो ये सबसे आसान सवाल था आपका। चलिए नेक्स्ट। कितना, किसको सबसे ज्यादा मिला? आर 25 रुपया। चलिए देखिएगा, शुरुआत में 117 रुपये की राशि को पी क्यू आर के बीच में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया। आपका शुरुआत में जो पी क्यू आर का जो राशि है किस अनुपात में? 1/2, 1/3, 1/4। तो आप 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया? 12 हो गया। तो 2 से 12 कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। तो शुरू में यह जो है आपका 6, और यहां पर कितना हो जाएगा? 4, और यह कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि 6, 4, 10, 3, 13 रुपया है अनुपात में टोटल, जबकि बांटे हैं आप कितना? 117 रुपया। तो कितना गुना? 9 गुना। तो आर को जो शुरू में मिला होगा 9 गुना, यानी कि 27 रुपया। क्यू को जो शुरू में मिला होगा 36 रुपया, और पी को जो शुरू में मिला होगा 54 रुपया। लेकिन वह गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया। आप गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांटे, तो यह आप बताइए कि यहां पर टोटल अनुपात में कितना? 9, जबकि सवाल में दिया हुआ है 117। ये इसका कितना गुना? 13 गुना। तो आप बताइए आर को 13 गुना राशि मिलेगा कि नहीं? क्यू को भी 13 गुना राशि मिलेगा, 39, और पी को भी 13 गुना राशि मिलेगा, 26। आप बताइए, पी को पहले 54 मिलना चाहिए, अब 26 से मिल रहा है, तो ये तो घाटा में चला गया। आपसे पूछा है कि सबसे अधिक राशि किसको प्राप्त हुआ, इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त किया? तो आप बताइए कि 36 यहां पर कर रहा था, अभी इसको 39 मिल रहा है, 3 रुपया अधिक मिला, और यहां 27 है और ये 52 है, तो आर को 25 रुपया अधिक मिला है। ऑप्शन नंबर सी ये सबसे सही है ना। सबसे अधिक इसी को मिला, आर को 25 रुपया। चलिए नेक्स्ट। 6 लीटर। चलिए देखिएगा, 50% अम्लता वाले 9 लीटर द्रव को 30% अम्लता वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए, देखिए आपका 50% अम्लता है एक मिश्रण में, कितना लीटर? 9 लीटर के मिश्रण में। इसमें 30% अम्लता वाले को में परिवर्तन करना है। 50% से कितना अम्ल करना है? 30%।
इसके लिए अम्ल नहीं ना डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। तो कितना पानी मिलाया जाता है? तो ऐसे सवाल को एलिगेशन से भी बनाते हैं, और एलिगेशन से बनाने पर आपका बहुत आसानी से बनेगा। ध्यान रखिए कि ऐसे सवाल में एलिगेशन उसी पर लगाइए जो चीज मिलाया जाता है। यहां पर क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है, तो पानी पर ही एलिगेशन लगाइए। आप बताइए कि अगर 50% आपका अम्ल है तो कितना प्रतिशत पानी रहा होगा? शुरू में 50% पानी रहा होगा, और पानी मिलाए हैं तो शुद्ध पानी मिलाए हैं, तो 100% का शुद्ध पानी आप मिला दीजिए। तो जब दोनों मिश्रण को आपस में मिलाइएगा तो आप बताइए कि 30% अम्ल हो जाता है तो पानी कितना रहा होगा? 70% रहा होगा। अब इसमें एलिगेशन लगा दीजिए ना। ये आपका कितना हो गया? 30, और ये कितना हो गया? 20, यानी कि 3:2 के रेशियो में। एक्चुअल में शुरुआत में 3 यूनिट है आपका, जबकि शुरुआत में द्रव कितना है? 9 लीटर है, तो ये इसका 3 गुना। तो मिलाया गया पानी तो इधर ही है ना, यहां पर मिलाया गया पानी है, मिलाया गया पानी। तो आप बताइए 2 यूनिट है तो 2 का कितना गुना? 3 गुना, 6 लीटर पानी आप मिला दिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो इस तरह के सवाल में एलिगेशन लगाइएगा ना तो बहुत आसानी से बनेगा। खाली ध्यान में रखिएगा, जो चीज मिलाते हैं उसी चीज का एलिगेशन लगाना है ना। यहां पानी मिला रहे हैं तो पानी ही तीनों तरफ लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट। देखिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे तो मूलधन अगर निकालने के लिए बोलता है तो मूलधन बराबर क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर गुने 100 का स्क्वायर अब बटा में आर स्क्वायर होता है। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ही डी है, तो डी का वैल्यू कितना? 1 गुना 100 का स्क्वायर, 100 गुना 100 बटे में आर। आर कितना प्रतिशत है? 5। 5 का स्क्वायर कितना? 25, यानी कि 400 रुपया, है ना। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही लगेगा, है ना। अगर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहे तो यह फॉर्मूला आप लगा सकते हैं मूलधन निकालने के लिए। ओनली फॉर 2 years। ओनली फॉर 2 years। चलिए नेक्स्ट। $4000। देखिएगा, एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। किसी राशि को 5 वर्ष के लिए किसी दर से निवेश किया गया। कहता है कि यदि 10% अधिक दर पर निवेश किया जाता, यानी कि शुरू में 5 वर्ष के लिए जिस दर से निवेश किए गए हैं उससे 10% अधिक पर अगर निवेश करते तो 5 वर्ष में 2000 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो आप बताइए, 1 वर्ष में अगर 10% अधिक निवेश कर रहे हैं, 10% अधिक रेट लगा रहे हैं, तो 5 वर्ष में टोटल कितना अधिक रेट लगा है? 50%। और 50% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2000 रुपया। आपसे पूछा गया, निवेश किया गया मूलधन, यानी कि 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू इधर 2 गुना आप कर रहे हैं तो इधर भी 2 गुना कर दीजिए, है ना। 4000 रुपया आपका मूलधन निवेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही, है ना। चलिए नेक्स्ट।
क्या कहता है कि ए जो है एक साड़ी को 11 दिन में, बी उसे 20 दिन में और सी उसे 55 दिन में पेंट कर सकता है। ए जो है 11 दिन में पेंट कर सकता है, बी अकेले अगर पेंट करे साड़ी में तो 20 दिन में कर सकता है, और सी अकेले अगर उस साड़ी में पेंट करे तो 55 दिन लग जाता है। ठीक है, यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ठीक है, अगर स्वतंत्र रूप से करने का मतलब क्या, अलग अलग अगर काम अकेले अकेले काम करते हैं तब ए को 11 दिन, बी को 20 दिन और सी को 55 दिन लगता है। कहता है कि यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। विषम संख्या वाला दिन कौन सा हुआ, पहला दिन है ना, पहला दिन, यानी कि बी द्वारा ए को सहायता किया जाता है। ए को सहायता किया गया बी द्वारा ए को, तो यानी कि पहला दिन ये हुआ। फिर इसका बारी कब आएगा, विषम संख्या वाला दिन यानी कि तीसरे दिन में। और सम संख्या वाला, प्रत्येक सम संख्या वाले दिन में कौन साथ में काम करता है, ए और सी, यानी कि ए और सी भी दूसरे दिन काम करेगा तो एक ही दिन काम करेगा, कहे कि फिर अगले दिन तो विषम दिन आ जाएगा, फिर ए प्लस बी का बारी आ जाएगा। इस तरह से काम आगे आपका चलते रहा। तो काम कितने दिन में पूरा किया जा सकता है ये पूछा है। आप पहले हमें ये बताइए कि यहां से टोटल वर्क आपका कितना है, 220 टोटल वर्क है आपका 220। आप बताइए ए का इफिशियंसी कितना, बी का इफिशियंसी कितना और सी का इफिशियंसी कितना, 4 का इफिशियंसी। अगर आप एक दिन ए और बी साथ मिलकर काम कराइएगा तो कितना काम, 31 काम होगा, है ना। और फिर एक दिन ए और सी को मिलाकर काम कराइएगा तो 24, है ना। तो काम आपका जो है 55 काम हो गया। कितना समय लगा, 2 दिन लगा। तो आपको काम को टोटल करना कितना है, 220। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना, तो 220 काम हो गया। तो इधर भी 4 से गुना, तो 8, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आज का सेट जो है पूरी तरह से रेलवे पर आधारित आपका आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया, तो क्वेश्चन का लेवल वही सब रहेगा, है ना। तो हम कोशिश करते हैं तो सप्ताह में जो 5 टेस्ट होता है आपका सारा तरह से मिक्स कर देते हैं। कभी एसएससी ले लिए, कभी आपका रेलवे ले लिए, है ना। इस तरह से मिक्स करके देते हैं तो अच्छे लेवल का भी सवाल बन जाता है। इसका कितना है, देखिएगा, 3 पुरुष या 4 महिला किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यानी कि 3 पुरुष आपका और 4 महिला का बराबर इफिशियंसी है। यदि एक पुरुष और एक महिला का इफिशियंसी का बात किया जाए तो 3 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एक पुरुष का इफिशियंसी कितना, 4, एक महिला का इफिशियंसी कितना, 3 है ना। कहता है कि 3 पुरुष 9 दिन तक काम करने के बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। 3 पुरुष जो है 9 दिन तक काम किया, काम छोड़ दिया किसी कारणवश। आपका काम खत्म कितना दिन में होता, 15 दिन में। अगर यही 3 पुरुष 6 दिन और काम करते रहता तो शेष काम हो जाता कि नहीं। तो 3 पुरुष जो है 4 के इफिशियंसी से 6 दिन तक काम करते रहता तो यह शेष काम पूरा हो जाता, यह शेष काम पूरा हो जाता। कहता है इस शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए, शेष कार्य को टोटल कितना दिन में पूरा करना है, 12 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि X महिला की आवश्यकता होगी और महिला का इफिशियंसी कितना, 3।
और कितने दिन में? 12 दिन में, है ना। ये आपस में बराबर होगा। 12 तिहाई 36, 12 छाके 72, 36 दूना 72। कितनी महिला? 2 ही महिला की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी, है ना। जब भी काम बीच में छोड़ दिया जाए तो शेष काम को ही लेके इक्वेशन बनाइए। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा क्या कहता है कि 2 रेलगाड़ियां दिल्ली से देहरादून के लिए 10 AM और 10:30 AM बजे निकलती है। यानी कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से ही खुली देहरादून के लिए 10 बजे और दूसरा रेलगाड़ी सुबह में 10:30 बजे खुला। यानी कि ये रेलगाड़ी आधा घंटा चल चुका है तब दूसरा रेलगाड़ी चला दिल्ली से ही। ठीक है। इन दोनों रेलगाड़ी की चाल क्रमशः 60 और 75 है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों गाड़ियां एक साथ होगी? यानी कि दिल्ली से चलने के बाद कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिल लेगा? तो पहले तो यह पता कीजिए कि दोनों को मिलने में लगा समय कितना होता है। तो समय मिलने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। समय बराबर दूरी बटे में चाल। चाल यहां पर क्या लगेगा? सापेक्षिक चाल लगेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल क्या होगा? घटेगा। आधा घंटा तक ये जो है पहला रेलगाड़ी चलते रहा होगा किस रफ्तार से? 60 के रफ्तार से। तो दूरी बराबर दूरी कितना किलोमीटर तक चल लिया होगा? वह 60 किलोमीटर की दूरी के रफ्तार से कितना देर तक? आधा घंटा तक। यानी कि 30 किलोमीटर दोनों रेलगाड़ी की बीच की दूरी है। अब दूसरा रेलगाड़ी चलना स्टार्ट किया तो अब सापेक्षिक चाल लगेगा ना, काहे कि दोनों अब गतिशील हो गया। तो दूरी अब का कितना है? 30। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कितना? 15। यानी कि 2 घंटा में जो है वह पकड़ लेगा दोनों दूसरा रेलगाड़ी पहले रेलगाड़ी को। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है कि आपका दिल्ली से कितनी किलोमीटर की दूरी पर। तो आप बताइए कि पहला रेलगाड़ी कितना देर चला? 2.5 घंटा ना। 2 घंटा मिलने में लगा समय, आधा घंटा वो अकेले चला। तो दिल्ली से दूरी जो है दूरी बराबर चाल गुने समय। तो पहला रेलगाड़ी किस चाल से चल रहा है? 60 के चाल से चल रहा है। कितना देर तक चला? 2.5 घंटा तक चला, है ना। नहीं तो आप बोलिए कि दूसरा रेलगाड़ी 75 के रफ्तार से चल रहा है, ये तो 2 ही घंटा चला है। तो 75 गुना 2 कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर पे मिल गया। यहां भी 150 ही आएगा आपका, है ना। दिल्ली से ही पूछा है, देहरादून से नहीं पूछा है। चलिए नेक्स्ट, इसका बताइएगा तो। देखिएगा आपको दिया हुआ है कि यदि 15 और -16 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, यानी कि अगर इसको अल्फा मानते हैं इसको बीटा मानते हैं, तो अल्फा 15 है बीटा -16 है, तो वह समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण का समीकरण क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का समीकरण जो होता है x² माइनस मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस
बीटा इंटू एक्स अब प्लस मूलों का गुणनफल अब बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण होता है ना। तो आप बताइए यहां एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा का मान क्या है 15 प्लस बीटा का मान क्या है -16 है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है 15 गुना -16 बराबर 0। तो आप बताइए ये एक्स स्क्वायर 15 में से 16 गया -1 का माइनस माइनस प्लस 1 गुने एक्स एक्स हो गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 15 गुना 16 15 छः के 90 240 हो जाएगा। ये बराबर 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा है ना, बी ही होगा। आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240। तो किसी भी द्विघात समीकरण का लिखने का जो फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये कितना आएगा 3√5। देखिए ना, ये x प्लस 1/x का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो x माइनस 1/x निकालना है। तो आप बताइए कि आपको ये डाटा यूज करना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे हो सकता है? एक ही तरीका से हो सकता है कि इसका स्क्वायर लीजिए और इसका भी आप यूज कर लीजिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यानी कि x x तो कट ही जाएगा। तो आप बताइए ये कितना हो गया? इसका वैल्यू 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2, इधर आपका माइनस होगा ना, तो ये माइनस प्लस 4ab ना -4ab होगा, है ना। तो ये 49 माइनस 4 कितना हो गया 45। 45 का अंडर रूट ले लीजिएगा तो 9 गुने 5 यानी कि 3√5। यही आपका आंसर है। यहां से स्क्वायर हटाइएगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, है ना, तो 3√5 हो जाएगा आपका, है ना। चलिए लास्ट एक और सवाल है। अब ध्यान से देखिए, दो समपूरक कोण, समपूरक कोण में क्या होता है? दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो समपूरक कोण है तो दोनों कोण का योग, मान लीजिए कि एक कोण ए है एक कोण बी है, दोनों कोण का योग कितना 180 डिग्री है। छोटा कोण से 36 डिग्री अधिक है कौन? बड़ा कोण, यानी कि दोनों के बीच का अंतर बोला है कि 36 डिग्री है। तो यहां से छोटे कोण यानी बी का वैल्यू पूछा है, तो छोटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं? घटा के 2 से भाग दे दीजिए, तो 4 7 में से 3 गया 4/2 72 डिग्री हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। ठीक है, तो समपूरक कोण आपका 180 होता है, पूरक कोण कितना होता है 90 होता है। देखिएगा एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। यह ए है, यह बी है, यह सी है ना। सी बी आई और सी आई जो है एंगल ए बी सी का और एंगल ए सी बी का कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब कि उस कोण को 2 बराबर भाग में बांटता, यानी कि इसका कोण समद्विभाजक और इसका कोण समद्विभाजक,
डी आई है और सी आई है। ये कोण समद्विभाजक का मतलब कि ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर। एंगल बी ए सी यानी कि यह कोण आपको 45 दिया हुआ है ना। तो आपके कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण जो होता है वह हमेशा 90 डिग्री प्लस एंगल ए बटे में 2 होता है ना। यही एकदम फॉर्मूला है। 45 बटे में 2 यानी कि 22.5, 22.5 जोड़ दीजिए 90 में, 112.5 डिग्री हो जाए, है ना। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। 90 प्लस एंगल ए बाई 2 कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण, ये अंतः कोण समद्विभाजक है। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए। ये गुना का साइन है। नीचे 20 छात्र द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं। टोटल कितना छात्र हैं? 20 छात्र हैं। ये आपका 20 छात्र का अंक है गणित में। 30 अंक में से एक को 7 मिला, 9 मिला, 12, 18, 20 इसी तरह से मिल रहा है। तो आपसे पूछा है दिए गए आंकड़े का ज्ञात कीजिए। तो पहले तो 2 गुना माध्यिका निकालना है और फिर बहुलक निकालना है। तो बहुलक आपका क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है ना। तो 14 आपका सबसे ज्यादा बार आया है, 1 2 3 4, ये तो 14 हो गया। माध्यिका निकालना है आपको। माध्यिका निकालने से पहले आप आरोही क्रम में सजा लीजिए, है ना। आरोही क्रम में पहले दिए गए डाटा को सजा लीजिए। तो आरोही क्रम मतलब पहले छोटा तब बड़ा, है ना। तो सबसे छोटा संख्या कितना है? 7 है। 7 इसके बाद हमें नहीं लगता कहीं है। उसके बाद 9 है, उसके बाद फिर 12 है, 12 के बाद कितना है? फिर 12 है, एगो और 12 है ना। उसके बाद 13 है। 13 का एगो है? एगो 13 वहां, एगो 13 लास्ट में, 13 यहां पर है। उसके बाद कितना? 4 गो 14 है ना। उसके बाद 15 एक गो है, 16 एक गो है, 16 एगो है, और कुछ है इधर 17 भी है, 17 एगो है, और कुछ है 18, अब फिर 20 दूगो है। 18 का एगो है एक, डाटा कम दिया है इसमें। देखिए तो टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गो। अच्छा, 18 के बाद 19 भी है, 19 मिसिंग है। आज आरोही क्रम में तो 19 ना आएगा, तो पहले 19 कर दीजिए, और 2 गो 20, है ना। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या तरीका है? तो टोटल आपका कै गो लड़का है? 20 गो। तो 10वां पद और 11वां पद, सबसे बीच वाला 10वां और 11वां पद। तो 10वां पद कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा 10वां और ये हो जाएगा 11वां, है ना। तो 10वां पद हो गया 14, 11वां पद भी 14, अब बटे में 2 यानी कि 14 हो गया। तो 2 गुने 14 अब माइनस 14, 28 माइनस 14 कितना? 14 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही।
अच्छा, क्वेश्चन में सही दिया हुआ है ना? चलिए तब तो ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए आपका 20 गो टोटल पद है, तो 20 में से 20 का आधा लीजिए, 10वां पद, और फिर एक आगे का पद 11वां पद, उसका बटे में 2। देखिएगा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर -1/3 है। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का वैल्यू आपसे पूछा, क्या आएगा? अच्छा, एक चीज आप हमें बताइए, एक रिलेशन आपको पता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है कि नहीं? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बराबर 1 है। आप बताइए, कॉट माइनस कॉसेक -1/3 है, तो कॉसेक माइनस कॉट ये 1/3 नहीं हो जाएगा? उल्टा होगा कि नहीं? ये -1/3 है, यहां से माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा कि नहीं? यानी कि ये 1/3 हो गया। कहने का क्या मतलब हुआ? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 गुना 1 होगा कि नहीं? ये 3 हो जाएगा। इसको तोड़िए तो ये आपका 1 बटे में साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा, क्या आया? ये जो पूछा है वही ना आया। साइन थीटा नीचे में है ना, ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा, कितने के बराबर? 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। तो अच्छा सवाल था ये ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए एक और लास्ट सवाल है। क्या कहता है कि प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस अर्धगोलाकार पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, तो नए ढाले गए गोले का त्रिज्या निर्दिष्ट इकाई में ज्ञात कीजिए। जब भी 2 आकृति को पिघलाते हैं तो आपका आयतन बराबर होता है। तो 2 त्रिज्या है आपका, तो अर्धगोला है, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू 2, 2 का क्यूब 8 हो गया। ऐसा ऐसा काय गो गोला है? अर्धगोला 3 गो है। इसके वॉल्यूम बराबर होगा, एक बड़ा सा गोला बनाए, और गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इसी आर का वैल्यू निकालना है ना। 3 से 3 काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, 4 से आपका 2 बार में, यानी कि 4 तिहाई 12, आर क्यूब बराबर जो है वह 12 है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? इधर क्यूब रूट चढ़ा दीजिए, 12 का क्यूब रूट। ऑप्शन नंबर ए है ना। तो आज हम लोग के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं अगले सेट से।